देश, मेरे जवान और आखिर में मेरा खुद का परिवार। इस सीरीज़ में अगर मैं अपने आप को देखूं तो बड़ी सेटिस्फाइंग जर्नी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मैंने शुरुआत में लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन देखा, जहाँ पे कि पता नहीं चलता था कब गोली आ जाए। एक दो बार मौके हुए, बच भी गया, ऊपर वाले की रहमत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हिमानी भट्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो टॉक विद टॉप्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर मिस्टर राम चिल्लर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपने एजुकेशन कहाँ से करी, देन इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का कैसा सफ़र रहा? पहली बात तो शुक्रिया। आज ईद है, एक मुबारक दिन है, तो आपको और आपके सभी श्रोताओं को एक मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक टू ऑल। आपको भी सर। एंड रही बात मेरी छोटी सी जर्नी 57 साल की, उसमें से 33 साल फौज में थी। मैं बेसिकली एक गांव से उठा था, 5वीं तक गांव में पढ़ा। अचानक सैनिक स्कूल का टेस्ट दिया, उसमें पास हो गया, तो उन्होंने मुझे सैनिक स्कूल भुवनेश्वर भेज दिया और वहाँ जाके ABCD सीखी। और फौज, जाहिर सी बात है कि सैनिक स्कूल का प्राइम मोटिव होता है कि आर्मी या डिफेंस फोर्सेस को फीड करना। तो वहाँ से मैं NDA चला गया, NDA से फिर IMA और फिर जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में कमीशन की हो गया मेरा। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री एक बड़ी अजीब सी, और अजीब नहीं कहूँगा कि बड़ी एक महत्वपूर्ण रेजिमेंट है हमारे देश की, हमारी फ़ौज की। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम और सिख्स, ये कंपोजिशन है हमारे ट्रूप्स की। ऑफिसर की वैसे कोई जात होती नहीं है। और सबसे जो अच्छी चीज़ हमने शायद अपने देश को हम देना चाहेंगे वो है हमारा एक भाईचारा, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग प्रेयर करते हैं तो साथ करते हैं, मिल के करते हैं। और जिसे हम, वो एक तरीके से फ़ौज में हर चीज़ एक परेड ही होती है, तो उसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, MMG परेड बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग एक छत के नीचे, आपकी गीता भी होगी, कुरान भी होगी और गुरु ग्रंथ साहिब भी होंगे, और वहीं बैठ के हम एक साथ इबादत करते हैं। वाह जी। उसके बाद 7 साल के बाद मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस ज्वाइन की, कन्वर्ट किया, और फिर एक सिलसिला हुआ इंसर्जेंसी को नज़दीक से देखने का, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो असम में, या पंजाब की इंसर्जेंसी हो, जबकि थोड़ी बची हुई थी। और 1995 से मेरा वास्ता जुड़ा दोबारा से कश्मीर के साथ एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर। और उसके बाद 2014 तक, जब तक मैंने फ़ौज नहीं छोड़ी, मेरा ये रिश्ता कायम रहा, अभी भी कायम है, क्योंकि दोस्त तो अभी भी हैं वहाँ पे मेरे। तो जिसमें कि मैंने अच्छे दिन भी देखे और बुरे दिन भी देखे इंसर्जेंसी के। सो आई हैव सर्व्ड देयर एज ए कैप्टन, एज ए मेजर, एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, एज ए कर्नल, एंड देन फाइनली एज ए ब्रिगेडियर ऑल्सो। आपने 33 ईयर्स से ज़्यादा इंडियन आर्मी को अपना वक्त दिया, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या क्या आपको सीखने को मिला? देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। सबसे पहले इस इंडियन आर्मी से बेटर कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, एटलीस्ट भारत में तो नहीं है। और सीखने को ये मिला कि जब हम ऑफिसर बनते हैं, सबसे पहले योर कंट्री, योर मेन एंड देन योर सेल्फ। ये हमारा मोटिव है एक्चुअली, या मोटो है एक्चुअली, जब हमें कमीशन देते हैं। तो जाहिर सी बात है, देश, मेरे जवान और आखिर में मेरा खुद का परिवार। इस सीरीज़ में अगर मैं अपने आप को देखूं तो बड़ी सेटिस्फाइंग जर्नी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मैंने शुरुआत में लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन देखा, जहाँ पे कि पता नहीं चलता था कब गोली आ जाए।
एक दो बार मौके हुए, बच भी गया ऊपर वाले की रहमत। और फिर असम में 3 साल गुजारे मैंने, जबकि हालात बहुत ही डिफरेंट थे। उल्फा का प्रॉब्लम स्टार्ट ही हुआ था, इंटेलिजेंस थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो डिफ़िकल्ट टाइम था। और फैमिली के लिहाज से देखें तो मेरे बच्चे छोटे थे। तो और फिर सिलसिला हुआ कि मेरे को एक पोस्टिंग हो गई मेरी कश्मीर में दोबारा, कुपवाड़ा में, जो कि पहले भी था और आज भी सबसे डिफ़िकल्ट एरिया है। उस दौरान बल्कि पोस्टिंग मेरी कहीं और हुई थी, अच्छा इलाका था सुंदरबनी, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे थोड़ा सा कहा कि आप उधर चले जाइए टेम्प्रेरी तौर पे। शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन 3 महीने के बाद मुझे वो जगह रम सी गई, और जब वो मुझे वापस भी बुलाना चाहते थे तो मैं वापस नहीं आया। जी। और वहाँ पे तकरीबन नॉर्थ कश्मीर में 175 के करीब जो टेररिस्ट थे, उनको मैंने नेशनल मेन स्ट्रीम में लेके आए हम लोग, उनको सरेंडर करवाया और उनको मोटिवेट किया वापस अपने परिवार के साथ जुड़ने के लिए, देश के साथ जुड़ने के लिए। तो सीखने को ये मिला कि किसी भी हालात में दुखी नहीं होना है, जज्बा नहीं छोड़ना है, और फोकस नहीं छोड़नी है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका एम क्लियर होगा तो बाकी चीज़ें सब की सब, और ऑनेस्टी ऑफ पर्पस होगा तो सब की सब चीज़ें अपनी अपनी जगह सही बैठ जाएंगी। इतने सालों का आपका सफ़र रहा तो आपको कठिनाइयाँ भी बहुत सारी झेलनी पड़ी होंगी, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई और आपने क्या क्या सीखने को मिला उनसे? देखिए, कठिनाई कोई नहीं थी जी, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग अ वर्क, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो फिर कठिनाई का सिलसिला वहीं ख़त्म हो जाता है। एंड फौज की जो ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी है कि वो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों चीज़ों के लिए तैयार कर देती है कि अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो भी जाती है तो मेरे ख्याल से फ़ौज की जो ट्रेनिंग है वो आपको नहीं पता लगता कि आप किसी कठिनाई में। सीखने को ये है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपका फोकस है, आपकी डेडिकेशन है एंड आपका मुद्दा क्लियर है, आपको चाहिए क्या, तो मेरे ख्याल से रेस्ट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, किस तरह से आप अपनी फैमिली को वक्त देते हैं, किस तरह से आप अपने आप को वक्त देते हैं? नहीं, मेरा कोई अगर हम आज की बात करें तो मेरा कोई बिजी शेड्यूल नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से जी रहा हूँ और अपनी मर्ज़ी से उठता हूँ और मर्ज़ी से काम करता हूँ। तो रही बात पहले की, हाँ, सर्विस में थे तो कठिनाइयाँ थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है परिवार के साथ, वो आपकी बैकबोन है। और उस सिलसिले में शायद मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे एक सुचित्रा में इतनी अच्छी एक लाइफ पार्टनर मिली, जो कि मेरे ना होते हुए भी बच्चों को सही तरह की परवरिश की, और 2 बच्चे हैं मेरे, मुनाल और सितिज, वो रॉक सॉलिड हैं। हाँ, सो जब आपके साथ बैकग्राउंड में ये इस तरह की टीम खड़ी हो, परिवार खड़ा हो, तो फिर आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, यू आर नॉट रियली वरीड। प्रेजेंट सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो सिक्योरिटी एपरेटस है, चाहे वो फ़ौज का हो या नेशनल लेवल का, क्योंकि मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस रहा है और नज़दीकी से देखा है, उसमें किसी चीज़ की मेरे ख्याल से कमी नहीं है। इट्स परफेक्ट, एंड दैट इज़ वाई एंड वी आर सो सेफ, सो सिक्योर्ड।
I don't think I need to even answer this because we all today are feeling so safe that and it is all because of the security apparatus, चाहे वो फौज है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबका अपना अपना एक काम है और सब भली भांति कर रहे हैं एक्चुअली. And the coordination amongst all these agencies is fantastic, both at the grassroots level as well as at the national level. आप कुछ इंडियन मिलिट्री सिस्टम में चेंज करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू यू? इंडियन मिलिट्री सिस्टम में चेंज, पहली बात तो मैं बहुत ही आई एम टू स्मॉल पर्सन एंड ए प्रोफेशनल टू इवन कमिट और कमेंट ऑन दैट. But personally, my experience has been that I think it's one of the ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ, I think 80% देश यही कहेगा कि हमारे फौज जैसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन या और ऐसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं. और ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना तो मेरे ख्याल से बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी. इवन सजेस्ट करना तो और भी बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि जो इतने सालों से अच्छे भली भांति चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है. और जहाँ तक उसको आज चैलेंजेस नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उस लिहाज से मेरे ख्याल से जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जो चेंजेस ला रहे हैं वो परफेक्ट हैं एक्चुअली. तो उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूँगा. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई वाज ट्रूली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट, बोथ वाइल इन सर्विस एंड नाउ एज अ वेटरन. हमारी आधी से ज़्यादा जनता इंडियन आर्मी पे डिपेंडेंट है. जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं, या हमें भरोसा है कि आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट दैट. अगर आप अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रही होगी आपकी ऑब्वियसली अभी तक का. टर्निंग पॉइंट्स मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं. मेरा शायद पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं एक ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हुआ. मेरे फादर साहब वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन हैं. उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो युद्ध था वो एज ए टैंक मैन उन्होंने वो लड़ा, और उन्होंने तकरीबन सारा मिडल ईस्ट और अफ्रीका देखा हुआ है जी. और वो अभी भी 96 साल के हैं. उनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है. और तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट वो था. दूसरा टर्निंग पॉइंट शायद मैं कहूँगा कि मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होना, क्योंकि एक गांव का लड़का जो 4वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसको ABCD तक नहीं आती थी, आजकल का ज़माना नहीं था. और मैंने 5वीं में जाके स्ट्रेट वे आप सिलेक्ट होने के बाद, वो भी सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, 51 घंटे की हमारी दिल्ली से ट्रेन की जर्नी होती थी. अकेले रहना, 6-6, 7-7 महीने में अपने माँ बाप से मिलना, भाइयों से मिलना, तो वो एक चैलेंज भी थी, इंटरेस्टिंग भी था, मज़ा भी आता था. तो एक वो था बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी का. तीसरा शायद टर्निंग पॉइंट कहूँगा कि मेरी शादी. मेरा सिलेक्शन हो रहा था प्रेसिडेंट ADC के लिए. तो एक हमारे कलीग थे, वो कहीं पीछे से ही अपना झंडा लेके आ गए और आगे खड़े हो गए. तो उस बीच में हमारा कहते हैं हमारा मिलन हुआ और फिर हमारी शादी हो गई. एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव ए वंडरफुल वाइफ इन सुचित्रा एज माई लाइफ पार्टनर. ट्रूली ब्लेस्ड to have her during this journey of mine, and 2 beautiful children who are now young men. And so बल्कि मुनाल एक नेशनल लेवल का टेनिस प्लेयर था. yes, he won the national schools का गोल्ड जीता उसने, और फिर he was the Delhi University lawn tennis का कैप्टन था and won the gold for Delhi University again.
और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी वो काफ़ी अच्छा कर रहा था, बट कहते हैं शायद टेनिस उसका प्रोफेशन नहीं होना था, तो कुछ हालात ऐसे हुए। सो ये एक बड़ी टर्निंग पॉइंट था मेरा ज़िंदगी का। तीसरा टर्निंग पॉइंट कहूँगा कि मेरा इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करना। मैं इन्फेंट्री जो कि पैदल सेना है उसमें मेरे को कमीशन मिला था, लेकिन इंटेलिजेंस में जाने के बाद अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी आ गई, और मैंने जितनी भी ये हमारी इंसर्जेंसीज़ हैं या मिलिटेंसीज़ हैं देश के अंदर, उनको बड़ा नज़दीक से देखने का मौका मिला। स्टार्टिंग विथ असम, उल्फा ऑपरेशंस में बड़ा क्लोजली पार्टिसिपेट किया तकरीबन 3 साल। फिर कश्मीर में तो खैर 1995 के से और 2014 तक मेरा रिश्ता रहा है, बड़ी बड़ी नज़दीक से, एट ऑल लेवल्स, राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल एज ए कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके ब्रिगेडियर तक, हर लेवल पे मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है। सो दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट इसलिए कहूँगा कि फिर रिकग्निशन भी मिला एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि कुपवाड़ा में था, मेरे को एक सेना मेडल से नवाजा गया, गॉड, और द प्रेसिडेंट वाज प्लीज्ड दैट वे। देन द प्रेसिडेंट वाज अगेन प्लीज्ड व्हेन आई वाज दिल्ली में एज ए CEO ऑफ द लार्जेस्ट इंटेलिजेंस यूनिट थी, जो कि सिक्योरिटी देखती है नेशनल कैपिटल रीजन में डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स का। 145 अवार्ड मिले हमें, जो कि, और एक कलेक्टिव रिकग्निशन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो देता है, वो भी बड़ा एक यूनिक ऑनर होता है। आमतौर पे ये ऑनर उन यूनिट्स को मिलता है जो कि या तो लड़ाई में पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन देखती हैं, या फिर इंसर्जेंसीज में देखती हैं। लेकिन दिल्ली में ये चीज़ मिलनी, आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होगी। एग्जैक्टली। तो हमें ये जो कलेक्टिव रिकग्निशन मिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यूनिट साइटेशन, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण था हमारे लिए, हम सब के लिए एक्चुअली। और तो ये बड़े टर्निंग पॉइंट थे। और लास्ट टर्निंग पॉइंट तो शायद मैं ये कहूँगा कि मैंने फ़ौज छोड़ दी और अपनी एक कंपनी स्टार्ट की साइबर सिक्योरिटी में, इंडिया में, और फिर बाद में दुबई में। एंड उसके थ्रू हमने फिर काम किया एज ए प्रोफेशनल आउटसाइड द कंट्री एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो वी आर डूइंग दैट वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेटिंग एसोसिएटेड विथ सम ऑफ द NGOs and trusts which are engaged in social welfare activities. 2 NGO बाहर के थे, एक था इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल और एक है हेल्पिंग हैंड्स इनकॉर्पोरेशन। दोनों के साथ मैं जुड़ा, लेकिन मुझे खास मज़ा नहीं आया उनके साथ, क्योंकि वो दम नहीं था उनमें, या वो इंडिया को एक अपने तरीके से देख रहे थे as a money making institution, which actually I was quite disappointed with that. But nonetheless, मुझे मौका मिला विनिंग हार्ट्स एंड माइंड के साथ जुड़ने का, जो कि एक NGO है which is engaged in post school work and e-learning of children who are not or who are not from क्या बोलते हैं उसको, सच जिनका सोशल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 150 बच्चे हैं NCR में, जिनको कि पोस्ट स्कूल वर्क में हम मदद करते हैं। उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है ई-लर्निंग के लिए, और साथ साथ हम उनको फिर अवेयर कर रहे हैं द पिटफॉल्स ऑफ द सोशल मीडिया as to how they need to actually so all these have been small turning points, and I was very fortunate that I had a team of officers and men while in service. They were the best in business because collectively जितने अवार्ड हमें मिले एक साथ, जब मैं उन टीम में था किसी भी ओहदे पे, मेरे ख्याल से वो एक
अपने आप को एक वो देती है, प्रेरणा देती है। हाँ, एक कहते हैं कि हाँ भी हम में भी दम है, जज्बा देती है। इंडियन आर्मी में रह के भी आप देश की सेवा कर रहे थे, एंड अब यहाँ पर भी एनजीओ के दौरान भी, तो किस तरह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति में उनकी मदद करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि हमें आर्थिक स्थिति में मदद करनी चाहिए किसी की, ना। अच्छा। आई एम ए फर्म बिलीवर कि भी हम सारे इंसान बराबर हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए उनके स्किल अपग्रेडेशन में। ट्रू। आप एक आदमी को आज मदद कर दोगे, कल कौन करेगा? ट्रू, एब्सोल्युटली। हमारे एनजीओ का विनिंग हार्ट्स एंड माइंड का बेसिक मुद्दा है कि हम इन बच्चों को वो दे सकें जो कि आम जो दूसरे बच्चे हैं जो कि साथ ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिलीज से हैं, वो नहीं, उनको नहीं मिल पा रहा है। और वो क्या है कि जब बच्चा स्कूल तो चला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूलिंग फ्री कर रखी है, स्कूल से वापस आने के बाद उसका होमवर्क कौन करवाएगा? माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको हम इसमें मदद करते हैं ताकि वो साथ साथ पढ़ लें और खेल भी लें। खेलना भी जरूरी है। और इसके साथ साथ क्योंकि एक मॉडर्न सोसाइटी है हमारी, देयर इज फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी है, तो उसके लिए ई लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और इन बच्चों में अगर वो उनका जो सोशल स्टेटस है उसमें वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि भी उनको लैपटॉप मिल जाए या डेस्कटॉप मिल जाए या पैड मिल जाए या एक स्मार्टफोन मिल जाए, तो हम उनको डेस्कटॉप्स देते हैं ताकि वो आके दे बिकम फेमिलियर विद दीज मशीन्स एंड लर्न दैट व्हाट ए कंप्यूटर इज एंड हाउ दे कैन बी फैसिलिटेटेड, चाहे वो शुरू में आके गेम ही क्यों ना खेलें उस पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी की आर्थिक स्थिति में मदद नहीं करना चाहते, ना करेंगे, ना ही हमारी काबिलियत है, बट हम उनको स्किल देना चाहते हैं। वही शायद सरकार भी यही कर रही है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत अच्छे स्टेप आप इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ से आपने स्टार्टिंग करी है अभी, एंड कहाँ आपके एनजीओज हैं? देखिए, ये जो शुरुआत हुई, ये मिसेज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो नहीं है आज हमारे बीच, सुमित्रा देवी, जो कि सुचित्रा जी की मदर थी और एक नेवल ऑफिसर की विडो थी। एक्चुअली मेरे जो फादर लॉ थे वो इंडियन नेवी में थे वो, और उन्होंने 71 वॉर देखा था एक्चुअली। अच्छा जी। तो जब वो नहीं रहे, और तो इन्होंने क्या किया कि जो उनकी फैमिली पेंशन थी और अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे थे उनसे टाइम पास के तौर पे उनको मदद करनी चाहिए, जैसे बच्चे गांव में इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ से 1 से 4, 4 से 10 और 10 से तकरीबन 150 बच्चे वो संभाल रही थी। और उनकी जितने भी वो फैमिली पेंशन थी, क्योंकि उनका कोई खर्चा नहीं था, तो वो सारा का सारा वो उन पे खर्च कर देती थी, चाहे उनकी बुक्स पे हो, स्मॉल इंसेंटिव्स हो उनके लिए भी, इस हफ्ते में ये बच्चा इतना इसने अच्छा किया है, या ये स्कूल में जाके इसने अच्छा किया है, या विद इन द एनजीओ कोई छोटे छोटे फंक्शन होते थे और दूसरे फंक्शंस भी थे। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि आज तक हमने अभी तक किसी बाहर से कोई मदद ना मिली है ना ली है। क्या बात है जी। और इसमें मिली का पहला हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि हमने 2-4 जगह अप्रोच भी किया, लेकिन एक पीपल आर वो महसूस करते हैं लेकिन साथ कई दफ़ा नहीं देते हैं एक्चुअली। वो मन में तो है पर तन में शायद वो अभी भी कमी है एक्चुअली, एक जज्बा पैदा नहीं हो पाया है। तो उस लिहाज से सो वी कैन वेरी प्राउडली से दैट वी हेल्प चिल्ड्रन इन बिल्डिंग देयर स्किल्स, देयर स्किल सेट्स, सो दैट टुमारो दे बिकम फर्स्टली गुड ह्यूमन बींग्स एंड हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। और ये जो हम कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं, बल्कि इसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब तबके के हैं।
और रिसेंटली फिर हमने इसी एनजीओ के साथ अभी कंसेप्ट नहीं, एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें कि टू मेक, प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है कि टू मेक इंडिया फायर सेफ। क्योंकि आज की तारीख में आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि देश में कोई भी एक्टिव एनजीओ फायर सेफ्टी की जिक्र नहीं करता है। आपको मिल जाएंगे एनजीओ तरह तरह की एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन फायर सेफ करने के लिए कोई भी एनजीओ देश में आज इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमने फायर एंजल्स करके ये एक स्टार्ट किया है मूवमेंट, जिसमें कि हमने तकरीबन 14-15 सिटीज़ में हम कवर कर चुके हैं। हमारा लास्ट जो फंक्शन था वो चंडीगढ़ में था और अभी आने वाले समय में हम गुड़गांव में कुछ कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी डू। वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अबाउट four centers, purely looking at the children part of it. This of course is a pan-India initiative that we want to which we have started. फायर एंजल्स का आपने हमें भी टैग लगाया है, तो उसके बारे में हमारे इंडिया को, हमारी ऑडियंस को और भी कुछ बताएं कि क्या इनिशिएटिव आपने लिया है या क्या क्या आपके स्टेप्स हैं इसमें। देखिए, इसमें यूं है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें टू अंडरस्टैंड द कहते हैं आग की हम पूजा भी करते हैं। ट्रू, लेकिन हाँ, अग्निदेव, लेकिन वही आग जब हम नहीं चाहते जहाँ पे कि वो हो जाए, तब वो बहुत ही डिवास्टेटिंग हो जाती है। True. हमारा इरादा ये है कि जब मैंने नज़दीक से बड़ा खुद महसूस किया है कि एक, जब मैं कश्मीर में था, बल्कि दोनों दफ़ा कश्मीर में ही था, कि एक मेरे दोस्त थे, उनके रात को उनके जो बंकर है उसमें आग लग गई और हम ना उनको ना उनकी किसी एक भी चीज़ को बचा पाए। विद इन मिनट्स इट वॉज ऑल ओवर। वेरी सैड। या एंड एवरी ईयर विद इन द आर्मी ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। आज भी अगर आप देखेंगे तो परेल में एक बिल्डिंग में आग लगी है, मेरे ख्याल से 4 लोगों की जान गई है, 10-12 घायल हुए मुंबई में। और मैंने सुना आज दूरदर्शन के केंद्र पे भी कहीं पे आग लगी है। एग्जैक्टली जी। और इससे पहले अगर हम देखें तो काफ़ी लॉस होता है हर साल, लेकिन हम सीखते तब भी नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि हम बहुत कैजुअली लेते हैं कि यार हमारे साथ नहीं होगा ये, और हम हर चीज़ को ट्राई करते हैं। वी एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग इन लाइफ, बट वी डोंट एक्सपेरिमेंट विथ फायर सेफ्टी। कहीं पे आप देख लीजिएगा। And in that sense, we want to create a awareness in the society, in the nation, that we need to be more focused about this. We need, so that we can save not only ourselves, our properties, and save our heritage also. Because आग से तकरीबन हर साल कहीं न कहीं, क्योंकि पुरानी जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो लकड़ी की होती हैं, एक्चुअली उनमें जो काम होता है वो लकड़ी का होता है। अगर एक बार वहाँ आग लग गई तो आप उनको नहीं बचा सकते। तो what are the, how we can save people, that is one. What are the, let's say, the process of कि आग लगती कैसे है, उसको बुझाना कैसे चाहिए, और जो फायर विक्टिम्स हैं, आपने कहीं नहीं देखा होगा फायर विक्टिम्स को कहीं पब्लिक स्पेस में या एम्प्लॉयमेंट देते हुए। हम चाहते हैं कि वो भी उनकी थोड़ा सा अगर फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी नॉर्मल से अलग हो गई है तो वी शुड नॉट इग्नोर देम, दे आर पार्ट ऑफ अस। एग्जैक्टली। वी नीड टू सपोर्ट देम, एंड दैट इज व्हाट दिस NGO is doing, Fire Angels is doing. एंड इसमें काफ़ी हमें सपोर्ट भी मिल रही है लोगों से, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू मेक इंडिया फायर सेफ। एग्जैक्टली। हम हमारी ऑडियंस से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो इससे जुड़ें जी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इससे जुड़े। जी, बल्कि एक और चीज़ भी हमने की है इसमें, हमने बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए इसमें हमने कॉमिक्स भी निकाले हैं। अच्छा। So that they can children right from the small age they बच्चों का भी इंटरेस्ट जगे yes इसमें, they awareness is created about एग्जैक्टली them। बच्चे भी अवेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा। श्योर सर, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, डेफिनेटली सब लोग तक पहुँचेगी, हम चाहेंगे। एंड अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें आजकल की यंग जनरेशन को, तो क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, आजकल की आज की हालात क्या हैं? अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली। दूसरी हालात क्या है? देयर आर डिवाइसिव फोर्सेस अमंगस्ट अस। तो मेरा तो सबसे पहला ये रहेगा कि भाई अपने आप को काबिल बनाओ एंड मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग। दूसरी चीज, जब आप खुद को स्ट्रांग बना देते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। जब ये अगर आप कर लेते हैं तो बाकी जो हमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जात पात से, धर्म से, रंग से, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज हर जो समझदार आदमी है वो समझेगा कि अगला बंदा ये क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है, और क्योंकि उससे क्या होता है कि देश स्ट्रांग बनेगा। आप स्ट्रांग हैं, सोसाइटी स्ट्रांग है, तो देश स्ट्रांग है। एंड वी एज इंडियंस हैव टू बी सो प्राउड, एंड वी आर ऑफ कोर्स प्राउड, दैट वी नीड टू टेक दिस कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल, ताकि हमारी गिनती भी उनमें ऑलरेडी हो रही है, लेकिन अभी भी एक मरमर के साथ होती है, लेकिन गर्व से कहो कि हम इंडियन हैं। जी। आप लोग तो इंडिया के लिए काम कर ही रहे हैं, साथ ही जो यंग जनरेशन है उनको क्या आप एडवाइस देना चाहें कि इंडिया के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, या अपनी तरफ से कौन क्या इनिशिएटिव ले सकता है? सबसे पहली चीज़, इसमें इनिशिएटिव लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जैसा मैंने जिक्र किया, जो भी आप कर रहे हो आज की तारीख में, मैं पहले है, मैं से पहले अगर हम अपने देश को, जैसा कि हमें भी सिखाया जाता है, जो हम कमीशन होने के टाइम पे जो आखिरी कदम जिसको हम बोलते हैं पार करते हैं, तो वहाँ पे सबसे जो हमारा चेटवुड है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, वहाँ पे है द नेशन फर्स्ट, देन इज द ट्रूप्स और द मेन यू कमांड। मेन की जगह अगर हम उसको करें कि नेशन फर्स्ट, देन इज योर फ्रेंड्स and your families, and then is yourself. In some form, if we follow this, I think the young generation would do well to make India proud, themselves proud. Definitely. Because and जो भी करो दिल से करो, because अगर आपका मन जिस चीज़ में है, जो आपका करने का है, अगर आप वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रेस्ट जैसे विल बी हिस्ट्री फॉर श्योर। आपके फादर इंडियन आर्मी से थे, एंड तो आपके लिए वो आसान रहा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना या मुश्किल? नहीं, सीरियसली उनका फौज में रहने से और मेरा फौज में आने से कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं था। अच्छा, आप फादर को देख के नहीं आना चाहते थे इंडियन? नहीं, मैंने अपने हालात बताया कि मैं सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो गया। हाँ, तो और फिर एक चैनल सा चलता गया, क्योंकि उस टाइम पे फौज के लिए दूसरे जो प्रोफेशंस थे, वो ऐसा नहीं है कि हमारे जो क्लास फेलोज हैं वो दूसरे प्रोफेशंस में नहीं गए हैं, वो दूसरे सेक्टर्स में भी गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टिल वांटेड टू बी इन द आर्मी एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली सारे नहीं आ सके, वो बात अलग है, लेकिन टू से कि फैमिली का ट्रेडिशन रहा है ऐसा नहीं है, नहीं तो मेरे बच्चे भी शायद फौज में होते। डेफिनेटली। शायद मैं उनको मोटिवेट नहीं कर पाया, एंड आई वाज इन अ बेटर पोजीशन टू मोटिवेट। एग्जैक्टली। सर, जो आर्मी मैन होते हैं उनको तो काफ़ी सारे स्ट्रगल फेस करना ही पड़ता है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उनकी फैमिली जो उनके बिना सर्वाइव कर रही होती है, तो कितना मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि घर का एक मेन मैन नहीं है। तो उस बारे में आप अगर हमें कुछ बताएं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हाँ,
for a family, when the head of the family is not there, life becomes difficult. Exactly. And especially when a lady has got two growing up children and she herself is also working, because आज की तारीख में आप कंफर्टेबल तभी रह सकते हो जब दोनों हस्बैंड वाइफ अर्न कर रहे हो। हाँ कुछ न कुछ कर रहे हो। तो उस लिहाज से डिफ़िकल्ट है। And I must acknowledge that my wife Suchitra has been rock solid. She has managed herself. और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे आर्मी का जो कैंटोनमेंट्स हैं उनमें एक लाइफ ऐसी है कि सब एक परिवार की तरह रहते हैं। तो कोई ना कोई आपका जान पहचान का होगा कि बाई चांस जब आप नहीं हो तो और घर में ऐसी कोई परेशानी आ जाती है तो कोई न कोई आपको मिलेगा आसपास आपकी मदद करने के लिए। तो एक वी आर क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड दैट वे, वी हेल्प ईच अदर इन दैट सेंस। कॉमरेडरी इज़ देयर, भाईचारा है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ना सिर्फ बॉर्डर पे बट यहाँ पे भी। तो डिफ़िकल्ट है बट लेकिन एक अकेले उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लेडी के लिए टू मैनेज to raise the children it becomes quite a challenge. Exactly, true. हर एक फौजी के लिए, हर एक इंडियन आर्मी में जो है उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। Exactly. आप काफ़ी सारी वॉर्स का भी पार्ट रहे होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े उस दौरान? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस वक्त, लड़ाई कर रहे हैं, देन डिसीजन लेना, देन चैलेंजेस फेस करना, तो क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना? So देखिए अनफॉर्चुनेटली लड़ाई जो ट्रेडिशनल लड़ाई जो होती है या जिसको हम कहते हैं कि 1962 की, 1965 की या 1971 की, मेरी सर्विस के दौरान मुझे ऐसा अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला। ओके। लेकिन जो अंदरूनी जो मिलिटेंसीज थी, इंसर्जेंसीज थी, उनमें डेफिनेटली आई गॉट एसोसिएटेड वेरी वेरी क्लोजली विद देम, स्टार्टिंग विद असम इंसर्जेंसी। और थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सबसे बड़ी चैलेंज ये थे कि जो सामने खड़ा है वो भी हमारा अपना है, उसी के अगेंस्ट हमने लड़ना है। थोड़े बहक गए हैं वो लोग। दूसरी चीज़ ये है कि उनके बारे में जानना, उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना कि हम किसी इनोसेंट को ना तकलीफ पहुंचा दें या किसी को किसी इनोसेंट का नुकसान ना हो जाए ना, या किसी इनोसेंट को ना पकड़ लें। वो एक बड़ी चैलेंज होती है, सबसे बड़ी चैलेंज वो होती है। और इस चीज़ के साथ साथ खुद की सेफ्टी भी, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस में था तो हमारे पास वो 100 आदमी साथ नहीं चल रहे हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। मैक्सिमम 1 या 2 आदमी का ग्रुप होता है हमारा, या आपका जो साथी होगा वो होगा। तो अपनी पर्सनल सेफ्टी एक बड़ी मुद्दा बन जाता है। दूसरी इंसर्जेंसी मैंने देखी पंजाब की, जो कि बहुत ही तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी उस टाइम पे। और तो लेकिन कश्मीर फिर से मैंने एक ऐसा नज़दीक से देखा। रूथलेस थे शुरू में तो, क्योंकि पाकिस्तानी थे दूसरी तरफ और ज़्यादातर मेजॉरिटी में वो लोग ही ऑपरेट कर रहे थे। सो दे वर वेरी वेरी रूथलेस विद आवर सोल्जर्स, विद आवर ओन countrymen also, Kashmiris. It is not that कि कश्मीरीज ने उनको नहीं भुगता है, लेकिन एक दूर दराज में जो बैठा है अकेला अपने परिवार के साथ, वो और सामने अगर कोई बंदूक वाला आपके सामने आ जाता है और आपके साथ बदतमीजी करता है या आपको ज़बरदस्ती करता है या वो अपने सोच आपके ऊपर थोपना चाहता है, तो आप क्या करोगे? True. आप मजबूर हो, आप उसकी बात मानोगे। सो ये जो चैलेंजेस थी ये बड़ी डिफ़िकल्ट थी। टेरेन बड़ा डिफ़िकल्ट है, जंगल हैं, कई जगह आपको 5 मीटर से ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आएगा, या आपके पास साधन नहीं है। सो इन दैट सेंस इट वाज रिवॉर्डिंग, because every day was a different challenge and every day was a new opportunity, a new challenge,
and you had to deal with that. So it was a great learning, but कई दफ़ा आके जब रात को या सुबह हो जाती थी, रात को ही ऑपरेट करना पड़ता था शुरू के दिनों में, तो क्योंकि हालात ऐसे थे, तो यूँ लगता था कि पता नहीं कल क्या होगा। और ख़ासकर जैसे आपने पूछा कि फैमिली कैसे कोप अप करती थी, तो डिफ़िकल्ट था क्योंकि कम्युनिकेशंस नहीं थे। आज तो टेलीफोन है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, उस ज़माने में हफ्ते में लेटर मिलता था आपको, या कॉल भी करनी है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप जाके कॉल करोगे। तो घर में भी टेलीफोन नहीं होता था, वो भी पड़ोसी के पास जाके मिलना पड़ता था कि जी आपका पहले फ़ोन करोगे कि मेरा टेलीफोन आ रहा है, और फिर वो उधर भी वेट कर रहे हैं और इधर भी वेट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से इंतजार हो रहा होता है ना। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट हाँ, बट एक चैलेंज ज़रूर थी, बट मज़ा आया, डेफिनेटली आई एंजॉयड इट, एवरी मोमेंट ऑफ इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग लाइफ रही है आपकी। God has been kind. Somebody was to do it and he chose me. I'll put it this way. थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंडियन आर्मी के बारे में जान के। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. We are really privileged and proud that you could join us and spread the word, winning hearts and minds, because we want to win not only the hearts but the minds as well. And together I think we can make a difference both in the society and in the nation. Thank you so much. Definitely. Thank you so much sir. तो ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर राम चिल्लर जी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके बारे में जान के। तो अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे एक और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।